दिल्ली के पावर जोन यानी नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर देश की इकॉनमी का हिसाब किताब लगाने वाले वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के बारे में उनकी क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, जी बिजनेस इसका रियलिटी चेक करने जा रहा है, जहां बात इकॉनमी की भी होगी और सियासत की भी। हमारे साथ हैं श्री जयंत सिन्हा। हम इस समय मौजूद हैं रांची एयरपोर्ट पर और उनके साथ हम चलने वाले हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हजारीबाग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड इट्स अ प्लेजर। सबसे पहले तो बधाई हो, ये 2 साल का जो कार्यकाल है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक दिवस है। आपको मालूम है इसी दिन 2 साल पहले एग्जैक्टली जनता ने हमें एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया और जिसके कारण आज हम लोग यहाँ रांची में खड़े हैं। और आप 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रिलीज करने वाले हैं। बिल्कुल, ये मेरा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है। जब चुनावी प्रचार चल रहा था तभी हमने सब लोगों को कहा था कि हमारी जो सरकार होगी वो एक नई किस्म की सरकार होगी, एक ऐसी सरकार होगी जिसमें हम जो भी कुछ करेंगे पारदर्शी तरीके से करेंगे और हम जवाबदेही रहेंगे। और उसी वचन को पूरा करने के लिए मैं हर साल अपना एक रिपोर्ट कार्ड छपाता हूँ और उस रिपोर्ट कार्ड में जितना कुछ हम लोगों ने किया है 2 साल में उनका हम पूरी तरीके से हम जिक्र करते हैं। यानी ये आपकी निजी जवाबदेही है आपके वोटरों के प्रति। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज जयंत सिन्हा जी हमारे साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं और रास्ते में कुछ वोटर्स से भी मिलेंगे। कौन सा तो अब हम कार में सवार होकर निकल पड़े हैं। आज का जो पहला कार्यक्रम है जयंत जी का यानी रामगढ़, जहां पर ये एक पत्रकार परिषद में अपने 2 साल का लेखा जोखा देने वाले हैं और ये उनका खुद का इनिशिएटिव है। जयंत जी, आमतौर पे जो सबसे बड़ी शिकायत होती है आम जनता की वो यही होती है कि नेताओं की जवाबदेही नहीं होती है। आप खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं, हर साल अपना खुद ही पूरा कच्चा चिट्ठा आप खोल देते हैं वोटरों के सामने। बिल्कुल ज़रूरी भी है क्योंकि लोगों को एक तो खबर मिलनी चाहिए कि क्या क्या काम हुआ है, जिसको हम इस पुस्तिका से इसको प्रकाशित करते ही हैं। पर साथ साथ अगर लोगों की कोई भी शिकायतें हों, लोगों को कुछ भी बात प्रकट करना हो तो इस प्रकार से वो खुली तरीके से करते हैं, चाहे वो प्रेस वार्ता के द्वारा करें हम लोग या जो हम पंचायतों में दौरा करते हैं वहाँ लोग करते हैं। तो अक्सर जब हम जाते हैं गाँव में तो वहाँ हम लोग एक चौपाल वगैरह करते हैं और चौपाल में सब जनता वहाँ बैठती है। और इसमें देखिए एक पिक्चर भी है इस टाइप का एक उदाहरण इसमें भी हम लोगों ने दिया हुआ है। और जब आप जनता के साथ इस प्रकार रूबरू होते हैं तो जो भी उनकी मन की बातें होती हैं बड़े खुल के वो बात करते हैं और इससे बहुत आदमी को जानकारी मिलती है। और जो हम लोग नीतियाँ बनाते हैं दिल्ली में भी बैठकर, वो नीतियाँ जो हैं वो ज़मीनी हकीकत जो है इस तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं और रिस्पॉन्सिव होती हैं। बट कितना वक्त आपको मिल जाता है? बिकॉज एक तो देश की इकोनॉमी, वो भी एक ऐसे माहौल में चलाना जब दुनिया भर की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस हैं और कहीं ना कहीं ये उत्तरदायित्व तो इंडियन इकोनॉमी पर आ गया है कि जो ग्रोथ इंजन है दुनिया भर का उसे पटरी पर रख सके। तो एक तरफ वो चैलेंजेस, फिर देश में जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार आने के पहले के 10 सालों में जो एक वातावरण बन गया था उसमें काफ़ी हद तक डीक्लटर करना ज़रूरी था। एक तरफ वो चैलेंजेस, दूसरी तरफ ये क्योंकि आपकी जन्मभूमि भी रही है, आप यहीं से बिलोंग करते थे, ये बैलेंस कैसे करते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट मैं कहूँगा कि एक जगलिंग एक्ट है। और मैं सब लोगों को समझाता हूँ कि आप समझिए कि 6 गेंद हैं, 6 बॉल्स जिनके साथ आदमी जगलिंग करता रहता है। पहला तो आपने सही कहा कि मंत्रालय का काम है और मंत्रालय के काम में बहुत सारी हमारी चुनौतियाँ हैं, तो उस पर तो काम करना ही पड़ता है। दूसरा बॉल जो है वो ये है कि हमें सदन में चाहे वो प्रश्न हो या विधेयक हो, इन सब को हम लोगों को संभालना पड़ता है, विधेयक को पारित करना पड़ता है। आपको मालूम भी हम लोगों ने ऐतिहासिक बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी लेजिस्लेशन अभी पास किया है, तो पार्लियामेंट जो है उसमें भी हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तीसरी बात तो ये है कि हम लोगों को अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान देना है, जनता की मांगे जानना है, जनता के लिए काम करना है। तो ये तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। चौथा मीडिया, यानी आप लोगों को, और मीडिया को मैं थोड़ा एनलार्ज करके मैं कहूँगा कि वो कम्युनिकेशंस की बात है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा हमारी कोशिश यही होती है कि सब लोग जाने कि काम क्या हो रहा है,
बाधाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या हम लोगों ने कदम लिए हैं। तो ये मीडिया कम्युनिकेशंस जो है वो भी एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए कार्य क्षेत्र है। पांचवा है पार्टी, और हम लोगों को पार्टी के लिए बहुत कुछ काम करने पड़ते हैं। पार्टी को हम लोगों को सहयोग देना पड़ता है, कई अभियान में कई राज्यों में जाकर हम लोगों को चुनावी प्रचार करना पड़ता है। तो पार्टी की भी कई सारी जिम्मेवारियां हैं। और छठा जो है कार्य क्षेत्र है वो है जो हमारे बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं और इन्वेस्टर्स जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अभी आपको मालूम है कि हम लोगों ने मॉरिशस ट्रीटी पे हम लोगों ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन हम लोग लाए हैं। तो अब बड़े सारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफडीआई इन्वेस्टर्स हैं, वो सब जानना चाहते हैं कैसे होगा, क्या इसमें हमको समस्याएं नज़र आ रही हैं। इन सब के साथ बातचीत करना, कंसल्टेशंस करना, उनका फीडबैक लेना, और फिर जो हम लोग जो रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह हम लोग जो ला रहे हैं उनमें कैसे और परिवर्तन करें जिसमें लोगों को एकदम पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से हम लोग गाइडेंस दे सकें। तो ये 6 अपने बॉल्स हैं जिनको आदमी हरदम जगल करता रहता है। पर ये इनफैक्ट ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि ये कहीं ना कहीं, यानी जो आपका या फिर ज़्यादातर मंत्रियों को अगर मैं देखूं कि एक तरफ भारत का जो सबसे बेसिक या फिर जो कतार में अंत में खड़ा इंसान या फिर नागरिक है, वहाँ से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना, यानी भारत और इंडिया इसके बीच का जो गैप है उसे पूरी तरह से डेली इस स्पेक्ट्रम को आप कवर करते हैं। तो इसमें कितना वक्त आप निकाल पाते हैं कि यहाँ पर हज़ारीबाग आप कभी आए, जैसे मैंने कहा ये आपका बर्थ प्लेस भी रहा है, तो कैसा लगता है यहाँ पर जब आप आते हैं? बिकॉज आपके पिताजी के समय से आपकी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। हाउ डू यू फील? नहीं तो भाई अपनी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, कर्म भूमि है, तो लगाव तो बहुत लगाव है। और बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, इतने साल हम लोग ने यहाँ काम किया है, यहाँ रहे हैं, अपना घर है, सब कुछ है। तो आना तो यहाँ इट्स लाइक होम कमिंग। नहीं, होम कमिंग तो है ही। मतलब मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ आना तो एकदम ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें कोई फासले नहीं है, आदमी हरदम आता जाता तो रहता ही है। पर जब सदन नहीं चल रहा होता तो मेरी कोशिश होती है कि हर महीने में 8 दिन यहाँ रहूँ किसी भी हालत में। जब सदन चल रहा होता है तब तो आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग 5 दिन सदन में व्यस्त रहते हैं। तो फिर आदमी वीकेंड्स में ही आ पाता है। तो इसलिए हर महीने करीब 3-4 दिन हो पाते हैं जब आदमी हज़ारीबाग आ सकता है। तो और सदन है 5-6 महीना साल का चलता है, तो यही आदमी को बैलेंस करना पड़ता है। पर जब भी मौका मिलता है हम आ जाते हैं। और क्योंकि हज़ारीबाग जो है वो एयरपोर्ट से अब इतना दूर नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे अब सड़क बना दिए हैं। जो पहले रांची टू हज़ारीबाग 4-5-6 घंटे लगते थे, आज के समय 2 घंटे में ये फासले को हम लोग पार कर लेते हैं। तो इसलिए आदमी काफ़ी सुविधा से भी आ जा सकता है, और इसका फ़ायदा तो हम पूरी तरीके से उठाते हैं। ये इनफैक्ट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मैं 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देख रहा था। एक तो मैं योजना देख रहा हूँ जो 40 साल से लंबित योजना थी डैम की, वो आई थिंक आपने इनिशिएट किया है इसे कंप्लीट करना, और स्वच्छ भारत में काफ़ी आगे है ये पूरा कार्यक्षेत्र। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस? क्योंकि लोगों की जो मानसिकता होता है उसे बदलना ही सबसे बड़ी चैलेंज होती है जब आप कोई नई चीज़ उनसे करवाना चाहें। जैसे लोग तैयार हैं बदलने के लिए, लोग चाहते हैं बदलना। और अफसोस की बात तो ये है, दुख की बात है कि जो सुविधाएं इनको बहुत साल पहले मिलनी थी वो हम लोग नहीं दे पाए। अब हज़ारीबाग के बारे में एक बड़ी अनोखी बात ये है कि चारों जो हमारे कोने हैं वहाँ बहुत सुंदर और बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर हैं। एक हम लोगों का छड़वा डैम है हज़ारीबाग शहर के पास, एक पटरातू में हम लोगों का बहुत सुंदर रिजर्वायर है, फिर कोनार डैम है एक कोने पे, और फिर तलैया, जुमड़ी तलैया आपको याद होगा, तो वो भी एक कोने पे। तो चारों कोने पे हमारे पास पानी है। पर पानी होते हुए भी आज के समय, चाहे हम पेयजल की दृष्टिकोण से अगर हम देखें या हम सिंचाई के नज़रिए से देखें, जो पानी आ जाना था, हर खेत में पानी, हर घर में पानी जो आना था, वो हम नहीं ला पाए हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि चाहे वो डोभा हो, जो गांव-गांव में खेत में जाके डोभा हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छी हो, या जो कोनार डैम जो है जो 1955 में शायद बना था, और माननीय उस समय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। तब से वो
डैम बना हुआ है, उसमें पानी भरपूर है, और उस पानी को हम लोग ला नहीं पाए हैं। तो इस पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया इस बार कि उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं और वो जो उसका पानी है उसको हज़ारीबाग तक लाएं। तो इस तरीके से हम लोगों को पानी का प्रयोग तो करना ही करना है। बिल्कुल। अब साथ ही जो दूसरा एक पहलू है आपके काम का, और वो उतना ही अहम है, क्योंकि एक तो जो आम लोगों के बीच में वोटर्स के बीच में छवि होती है वो, और दूसरा जिस दौर में आपने, या फिर मैं कहूँगा मोदी सरकार ने सत्ता हाथ में ली, वो बहुत आसान नहीं था, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर के मन में, ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के मन में, बाकी देशों में, विकसित देशों में एक जो छवि हमारी उभरती जा रही थी उस समय, या फिर काफ़ी घनी हो गई थी, वो यही थी कि ये बड़ा बिजनेस अनफ्रेंडली देश है, इनकी नीतियाँ बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, लिटिगेशंस, यानी जिसे कहते हैं कि पूरा एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा मिला था आपको जिसे डिक्लटर करना बड़ा चैलेंज था। तो ये आप सबसे बड़ी उपलब्धि इन 2 सालों में क्या मानते हैं इस फ्रंट पे, आपके मंत्रालय की, मोदी सरकार की, क्योंकि काफ़ी काम हुआ है इसमें। जो हमें विरासत में मिला मई 2014 के समय, उसमें तो भरपूर चुनौतियाँ थी, पर मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अहम चुनौती ये थी कि जो निवेशक थे और जो उद्योग चलाने वाले थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनका विश्वास देश में टूट गया था। विश्वास बिल्कुल एकदम नष्ट हो गया था। तो हम लोगों को पहले यही साबित करना था और प्रमाण देना था निवेशकों को कि हम लोग सरकार को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग काफ़ी ध्यान देंगे, और FDI वगैरह ये सब जो है, इस सब को हम लोग ओपन अप कर देंगे। ये हम लोगों ने किया, और क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, उसको हम लोगों ने बड़े जल्दी से, करीब 18 महीने के अंदर ही अंदर हम लोगों ने कर लिया। अधिकतर क्या होता है कि जो हम लोगों को आर्थिक व्यवस्था मिली थी, उसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, दे वर ऑल फ्लैशिंग रेड। यानी आप GDP ग्रोथ देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, सेविंग्स रेट देख लें, फिस्कल डेफिसिट देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, सब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो उस समय एकदम बुरी हालत में थे। उसको टर्न अराउंड करना, पहले तो विश्वास बनाना, जैसे मैंने कहा कि विश्वास बनाना कि एक दृढ़ सरकार, एक सरकार जो डिसाइसिव हो सकती है, जो काम कर सकती है, वो विश्वास बनाना था। और प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने दौरे किए, पूरे दुनिया में उन्होंने जो इंडिया स्टोरी है उसको एक बार फिर लोगों को सुनाया, और उससे विश्वास बना। पर विश्वास जब बन गया, जो उसके आगे फिर हम लोगों ने किया, वो मैक्रो इकोनॉमिक टर्न अराउंड 18 महीने के अंदर ही अंदर हम लोगों ने कर लिया है। ये जो स्टेबलाइजेशन, जो टर्न अराउंड अधिकतर होता है, उसमें 3-4 साल लग जाते हैं, हम लोगों ने 18 महीने में कर लिया। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ गुड फॉर्च्यून, इट वॉज बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज। यानी कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऑयल प्राइसेस के कारण, उनके घटने के कारण हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन किया। वो इसलिए हुआ कि हमारी नीतियां जो थी वो सही थी। 2-3 जो चीज़ें हैं, एक तो जैसे GST है, अभी भी हमने प्रधानमंत्री को भी सुना था, और आप खुद भी इस पर काफ़ी कोशिश करते रहे हैं। तो क्या ये कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटिंग है कि एक तो GST सरकार की इतनी कड़ी कोशिश के बावजूद सेल थ्रू नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट अब तक नहीं हो पाया है, और दूसरा ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल जिसकी हम बात करते हैं, उसके बावजूद कुछ एक मैक्रो इंडिकेटर्स को अगर हम देखें, जैसे कॉर्पोरेट के कैपेक्स को आप देखिए, या फिर जो डिमांड होती है, स्पेशली रूरल डिमांड, हमने देखा पिछले 1 साल में वहाँ पर भी थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। क्या ये कुछ हद तक एक फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है आपको 2 साल के बाद कि शायद ये हो जाता तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी? नहीं, चीज़ें बिल्कुल और बेहतर हो सकती थी। जैसे मैंने कहा, जब सरकार हमें मिली तो बड़ी सारी चुनौतियाँ थी। जो विश्वास टूटा हुआ था वो एक चुनौती थी, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो एक और चुनौती थी। फिर एक बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती ये थी कि ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल ट्रेड काफ़ी बुरी हालत में था, अभी भी बुरी हालत में है। और उसके तत्पश्चात 2 जो बरसात हुई हैं, वो दोनों बरसात डिफिशिएंट हुई हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। पर एक चीज़ को सब लोग भूल जाते हैं, और वो है कि क्योंकि हम लोगों को लोकसभा में इस प्रकार का, जिसको कहते हैं ना, वंस इन अ जेनरेशन, मतलब 30 साल के बाद एक पार्टी को मेजॉरिटी मिली लोकसभा में। लोग ये भूल जाते हैं कि राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, और जब भी हमको कोई भी विधेयक पारित करना है, चाहे वो GST हो या लैंड रिफॉर्म हो,
उसमें हमें लोकसभा में भी पारित करना पड़ता है और राज्यसभा में भी पारित करना पड़ता है। तो जनता ने तो हमें जनादेश दिया लोकसभा में, परंतु राज्यसभा में जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, जो हमारे विपक्ष की जो हमारी जो दल थे, उनका बिल्कुल ये मन नहीं था कि जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं उनमें हम लोगों को इतनी सफलता मिले। उनकी कोशिश ही यही थी कि इसको ब्लॉक किया जाए, कि इसे रोक दिया जाए, क्योंकि वो ये नहीं सह सकते थे, ये नहीं पचा सकते थे कि हम लोगों की सरकार इस बढ़िया तरीके से आर्थिक व्यवस्था को बढ़ा दे। तो चुनौतियां तो थी, एक्सटर्नल चैलेंजेस तो थे ही थे, परंतु साथ साथ ये मत भूलिए कि राज्यसभा में भी हमारा एक बहुत बड़ा एक ब्लॉकर के रूप में एक चैलेंज बना हुआ था। तो उसको भी हम लोगों को किसी तरीके से पार करना था, और कुछ हद तक हम लोगों ने किया। जैसे हम लोगों ने बैंक्रप्सी में किया, पर जीएसटी में हम लोग नहीं कर पाए हैं। अब माननीय वित्त मंत्री जी ने तो बहुत ही बढ़िया उम्दा उन्होंने एक भाषण दिया जब उन्होंने बजट जो राज्यसभा में पेश हुआ उसके जवाब में जब उन्होंने कहा, और जो 3 ऑब्जेक्शंस हैं जो कांग्रेस हरदम बताती है कि 1% आप सप्लाई टैक्स है उसको हटा दीजिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और तीसरा जो है वो 18% कैप लगा दीजिए। ये तीनों जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, इन तीनों का बहुत ही सही तरीके से, बहुत सरलता से माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया। और आज के समय सब लोगों को एकदम स्पष्ट नज़र आ जाता है कि अगर कांग्रेस ने जीएसटी को रोका है तो सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑब्स्ट्रक्शनिज्म कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक कारण से वो उसे रोक रहे हैं। देश के हित में है, जनता के हित में है, आर्थिक व्यवस्था में गति आएगी, पूरी दुनिया जो है वो मांग रही है जीएसटी, परंतु कांग्रेस नहीं चाहती है कि हमें ये सफलता मिले, इसलिए और सिर्फ इसीलिए वो उसे रोके हुए हैं। सर, उसे बदलता आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो रहा है, 57 मेंबर्स आर गोइंग आउट फ्रॉम राज्यसभा, लेकिन इसके बावजूद भी अब हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ना बढ़े बीजेपी की राज्यसभा में। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा फिर इशू? बिकॉज ये जैसे आपने कहा कि इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, नॉट दैट दिस इज अ मेक और ब्रेक, पर ये एक बहुत बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है इकोनॉमी के लिए। और सब जो हम लोगों को करना था लेजिस्लेटिवली हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। बैंक्रप्सी तो हो ही गया है, और अब डीआरटी सरफेसी में जो हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं उसको भी हम लोगों ने जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है, और वहाँ फटाफट मुझे लगता है वो लोग उसको अमेंड करके ले आएंगे और हम लोग उसको भी पारित कर लेंगे मॉनसून सेशन में। पर जो जीएसटी वाला मामला है, आपने सही कहा कि राज्यसभा में जो हिसाब है, जो गणित चलता है, वो अब बदल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई लोग अब रिटायर कर रहे हैं, हमारे और लोग आने वाले हैं, तो वो तो मामला है ही है। पर साथ साथ आपको याद रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमें पारित करना है जीएसटी के लिए, जो अब ज़रूरत है, तो हमें 2/3 उसकी मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अगर कांग्रेस 55, 56, 57 सीटों पे आ जाती है, हमें तो लग रहा है कि और सब जो दल हैं वो इसके पक्ष में हैं, तो वो मिलकर, हाँ, तो अगर और सब दल पक्ष में हैं और हम लोगों के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि हम लोग जीएसटी को भी पारित कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है, और अगर अप डाउन वोट होता है जीएसटी पे, तब कांग्रेस को डाउन वोट करना जीएसटी पे उन लोगों के लिए, तो मैं तो समझता हूँ इकोनॉमिकली अगर हम उनसे देखें, वो तो खुदकुशी होगी, सुसाइडल है उनके लिए। बिल्कुल। आपने जो एनपीए की बात की, इनफैक्ट ये एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली है, बिकॉज हम बिजनेस चैनल होने के नाते स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी ताल्लुकात रखते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। उनका ये कहना है कि कम से कम अब ये हो रहा है कि बैंकिंग में, पूरे बैंकिंग में भारत के जो मेस था वो एटलीस्ट अब एडमिट हो रहा है और खुल के बाहर आ रहा है। जो आज से कुछ सालों पहले होता था कि बैंक्स कभी खुलकर बोलते ही नहीं थे उस बारे में, बैलेंस शीट में वो होता था। तो ये क्या माना जाए कि आगे चल के आने वाले 1 या 2 सालों में आर वी लुकिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सिस्टम? क्योंकि वो तालमेल आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में कम से कम इस पर तो दिख रहा है। हालांकि कई बार हम देखते हैं जैसे ब्याज की दरों को लेकर हो सकते हैं व्यूज डिफरेंट हो, या महंगाई को लेकर या ग्रोथ को लेकर, पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वी हैव सीन ऑलमोस्ट कंसेंसस। हम लोग बैंकिंग में क्रांति ला रहे हैं, और जिस प्रकार से एनपीएस का रिकग्निशन एंड प्रोविजनिंग हो रहा है, और चाहे वो एसडीआर, सीडीआर टाइप के इंटरिम मेजर्स हों,
या अब जो हम लोग परमानेंट मेजर्स ला रहे हैं बैंक्रप्सी के द्वारा, तो इस सब से क्रेडिटर राइट्स में क्रांति आ रही है। क्रेडिटर राइट्स को हम लोग बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो एक तो हम लोगों ने बैंकिंग में पूरा गवर्नेंस और मैनेजमेंट बदल दिया है। दूसरा, हम लोगों ने एसेट क्वालिटी रिव्यू के द्वारा, स्ट्रेस टेस्टिंग के द्वारा सब एनपीएस का रिकग्निशन और प्रोविजनिंग हम लोगों ने किया है। और तीसरा, जिसको रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, उस रेजोल्यूशन प्रोसेस को जैसे मैंने कहा सीडीआर, एसडीआर, बैंक्रप्सी के द्वारा हम लोग बहुत ही दुरुस्त बना रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप देख लीजिए, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, एनपीए, एसेट क्वालिटी रिव्यू, रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें हैं। ये तो बैंकों में एकदम एक क्रांतिकारी समय आ रहा है। और जिस प्रकार से हम पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बदल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब से वो नेशनलाइज हुए 1969-1970 में, तब से इतने कोई चेंजेस किसी सरकार ने नहीं लाए होंगे। बिल्कुल। जो इसी से जुड़ा एक दूसरा मुद्दा है और वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी है, और वो है मिस्टर विजय माल्या। अब वो ठीक है, डिफ़ॉल्ट हुआ, वो लंदन जाके बैठे हैं। कुछ लोग जो शायद पूरी तरह से मुद्दे को ग्रास्प नहीं कर पाते, वो ये कहते हैं कि सरकार ने शुरू में कमर अगर कस ली होती तो शायद वो जा ही नहीं पाते विदेश, पर अब क्योंकि वो जा चुके हैं, अब इस तरह के मसलों से कैसे निपटा जा सकता है? बिकॉज इसमें होता क्या है कि जो पब्लिक परसेप्शन है, एंड सिंस ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो वैसे ही काफ़ी चर्चा में रहते थे, एंड ही हैज़ बिकम अ पोस्टर बॉय एज फार एज डिफॉल्ट्स आर कंसर्न और डिफॉल्टर्स आर कंसर्न, इज इट अ पेन पॉइंट? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, पर आपको 3 बातें इस विषय पे आपको सोचना पड़ेगा उन पे। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसे फॉलो करना है। हम लोग ऐसा थोड़ा ना कर सकते हैं कि किसी को कभी भी पकड़ लें। जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सख्ती से कर रहे हैं, पहली बात। और वो ड्यू प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना है। दूसरी बात ये है कि माल्या साहब का जो मामला है या किसी और का मामला है, उसमें बैंक जिम्मेवार हैं कि उनके साथ नेगोशिएशंस हों, और नेगोशिएशंस में क्या होता है कि हर पार्टी जो है कुछ ऑफ़र देती है और उस ऑफ़र के आधार पे वो मैटर जो है क्लोज़ होता है। तो वो नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रहे हैं, और देखिए नेगोशिएशंस में क्या आदमी कर सकता है। और तीसरी बात जो ये है, वो आप कमर्शियल जो फैक्टर्स उनको छोड़ दीजिए, जो नेगोशिएशंस हैं उनको छोड़ दीजिए। हम लोगों को ये भी देखना है कि कुछ गैर कानूनी काम हुआ कि नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल चीज़ें हुई कि नहीं हुई, और उस पे जो है हम लोगों को एकदम फुल प्रूफ एविडेंस, फुल प्रूफ फैक्ट्स लाने पड़ेंगे। और जब वो फुल प्रूफ फैक्ट्स हम लोग ला पाएंगे, जब हम लोगों को पता चल जाएगा, तब जो कार्रवाई होनी है वो बड़ी सख्ती से होगी। तो ये सब चीज़ें को हम लोगों को ध्यान में रखकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद और ये किसी भी बोरोवर पे ये सब लागू है कि नंबर 1 हम लोगों को ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है, नंबर 2 जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, कमर्शियल नेगोशिएशंस है वो होते हैं, और तीसरी जो भी क्रिमिनल एक्शंस होते हैं उस पर भी जांच होती है, और जब फुल प्रूफ हम लोगों को उस पर एविडेंस मिलता है तब हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इनफैक्ट कई जो कॉर्पोरेट से जिनसे हमारी बात होती है, तो उनका यही फीडबैक है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरली इतनी चीज़ें बदली हैं फंडामेंटली कि भविष्य में इसके हमें बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे, चाहे वो पावर सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब में। तो क्या ये माना जाए फिर कि अगले 10-15 साल के विजन के साथ एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया जा रहा है यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में, जिनके आप भी नुमाइंदे हैं, कि एक फर्म ग्रोथ पाथ पर देश की इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों तक कायम रहे? नहीं, दोनों लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो ये है कि शॉर्ट टर्म में लोगों को लाभ हो, बिजनेसेस आगे बढ़ें, जॉब क्रिएशन हो, तो शॉर्ट टर्म पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म है उस पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। कोशिश हमारी है लॉन्ग टर्म की कि एक प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोथ बने, बिकॉज हम लोगों को जो जीडीपी ग्रोथ रेट सस्टेन करना है वो हम लोगों को डेकेड्स के लिए करना है, मतलब अगले 25-30 साल हम लोगों को 7-8%, 9% पे हम लोगों को बढ़ते चले जाना है। तो लॉन्ग टर्म पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी कुछ जो हम लोगों ने किया है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, पर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत कुछ किया है। आपको मालूम है कि पावर सेक्टर को कम्प्लीटली रिफॉर्म कर दिया गया है, रोड्स जो हैं उन पे हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से काम किया है, रेलवेज़ में हम लोग परिवर्तन लाए हैं, सिंचाई पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने
हर पंचायत को अब 14 फाइनेंस कमीशन के तहत हम लोगों ने हर पंचायत में 15 से 20 लाख रुपए का हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान किया है। और इस तरीके से जो आज के दिन छोटे छोटे गांव में काम होते हैं, चाहे वो पीसीसी सड़क हो, तालाब का गहरीकरण हो, सामुदायिक भवन हो, चापा नल बनाने की ज़रूरत हो, ये सब जो छोटे छोटे काम हैं जो आज की तारीख जिनकी बहुत ज़रूरत है, वो भी हम लोग आज कर लें। जैसे मैंने पहले कहा कि डोभा हम लोग बनवा रहे हैं, सब जगह डोभा बनाया जा रहा है जिसमें कि इस बरसात में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों पे हमारा नज़र है और दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब काफ़ी हमने बिजनेस की बातें कर ली, काम की बातें कर ली। कमिंग बैक टू हजारीबाग जी, आप अपने पिता से सलाह लेते हैं? बिल्कुल, अब बिल्कुल सलाह लेते हैं। मैं सबसे सलाह लेता हूँ और उनकी सलाह तो हरदम बहुत ही अनुकूल रहती है। कभी कभी कैसा लगता है जब वो थोड़े तीखे शब्दों में कभी सरकार की आलोचना कर देते हैं या फिर कोई ऐसी नीति होती है जिस पर उनकी तरफ से कोई व्यंग कसा जाता है, आपको कैसा लगता है उस समय? देखिए, हम लोगों को सब लोगों की राय लेनी चाहिए, सब लोगों से फीडबैक लेना चाहिए और जो भी फीडबैक कंस्ट्रक्टिव है, जो भी फीडबैक पॉजिटिव है जिससे देश आगे बढ़ सकता है और देश के हित में, तो उसको हम लोग ज़रूरी तौर से तो स्वीकार करेंगे ही। कभी उनसे बात हुई आपकी ऑफ रिकॉर्ड ऐसे जीएसटी या किसी मुद्दे पे? उनसे कोई सलाह मशवरा आपने किया कि क्या किया जाए, इतनी बड़ी चैलेंज है सरकार के सामने लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा, हल नहीं निकल रहा, इस तरह की कोई इफ यू कैन शेयर? देखिए, सब लोगों से हम लोगों को सलाह मिलता रहता है और जब मैं अपने पिताजी की बात करूं, अक्सर वो अखबारों में भी लिखते हैं और बताते हैं किस तरीके से हम लोग विषयों को संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सलाहकार हैं और बहुत हम लोगों को अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। सो टिपिकली आज तो चलिए हम हजारीबाग जा रहे हैं, बट टिपिकली आप हाउ योर डे स्टार्ट्स, आप कितने बजे शुरू करते हैं? बिकॉज आई नो मोदी सरकार में सारे मंत्रियों के दिन काफ़ी लंबे होते हैं। नहीं, मैं तो रोज़ 7 बजे उठ ही जाता हूँ। आई एम अ बिट ऑफ अ लेट स्लीपर। कुछ लोग हैं जो बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, पर मैं 7 बजे रोज़ उठता हूँ। सोते सोते 1-1:30 तो बज ही जाते हैं, तो 7 बजे उठकर तैयार होता है आदमी। मैं हर दिन सुबह योगा और ध्यान ज़रूर करता हूँ, बहुत दिनों से मेरी आदत है, तो उसमें थोड़ा समय निकल जाता है। बट बाय 9 o'clock 9 बजे सुबह से मैं काम में लग जाता हूँ और चाहे दिल्ली में हूँ या हजारीबाग में हूँ, मैं हरदम पहले लोगों से ही मिलता हूँ और करीब 1-1.5 घंटे बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, लोगों की सिफारिश होती है, कुछ लोगों से सलाह भी मिलती है। तो ये करीब 9 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक रोज़ सुबह मैं इस समय को जनता को देता हूँ। और उसके तत्पश्चात अगर दिल्ली में हूँ तो चाहे सदन हो या मंत्रालय, और अगर हजारीबाग में हूँ तो फिर दौरे में हम लोग निकल जाते हैं। पंचायत हो या कोई हम लोगों को नया कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना हो तो आदमी क्षेत्र में घूमता फिरता रहता है। आते आते 7:30-8 तो बज ही जाते हैं, चाहे मंत्रालय हो या क्षेत्र हो। और फिर थोड़ा बहुत आदमी खाना वाना खाता है और उसके बाद फिर बैठकर आदमी चाहे कुछ पढ़ता है या ईमेल, सोशल मीडिया, रिफ्लेक्ट ऑन योर डे। हाँ, इसी सब में परिवार के साथ थोड़ा बहुत इसी सब में समय निकल जाता है। बिल्कुल। तो इकॉनमी पर गिनवाने के लिए सरकार के पास काफी कुछ है, लेकिन बड़ा सवाल सियासत का भी है, जिसका जायजा हमने पीएम मोदी के खास अंदाज यानी चाय पर चर्चा करते हुए लिया।